चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन समझते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है फ्रिक्शन। ठीक है यार, फ्रिक्शन का तो एक मैं पूरा लंबा सा डिटेल्ड लेक्चर भी ले चुका हूं, आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। बट ठीक है, हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या सीन है। सपोज एक अलमीरा है, ये जमीन पर रखी हुई है, मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, अलमीरा नहीं खिसकी। इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स मेरे फोर्स के अपोजिट जनरेट हुआ होगा। मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, अलमीरा अभी भी नहीं खिसकी, यानी उस फोर्स से अपनी वैल्यू को बढ़ा के 2 न्यूटन कर लिया होगा, तभी वो नहीं खिसकी। ऑब्वियसली बात है, 2 न्यूटन अगर फोर्स इधर है और बॉडी शिफ्ट नहीं हो रही है, उसमें मोशन नहीं हो रहा है, तो 2 न्यूटन फोर्स इधर पे जनरेट हुआ होगा। मैंने अपने फोर्स को 5 न्यूटन कर लिया, अलमीरा अभी भी नहीं खिसकी। तो मुझे क्या समझ में आया कि वो जादुई फोर्स है, उस जादुई फोर्स ने अपनी वैल्यू को कितना कर लिया है, 5 न्यूटन। जादुई फोर्स है, जादुई फोर्स ने अपनी वैल्यू को कितना कर लिया है, 5 न्यूटन। तो इस टाइप से जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, सुनना, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है और एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरी सरफेस का रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, तो उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। एक कांटेक्ट फोर्स वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। बट जब दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है बट टेंडेंसी है, उस टाइम जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बात समझ में। अलमीरा जमीन पर रखी हुई थी, मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, अलमीरा की खिसकने की टेंडेंसी बनी, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी बनी। तो फ्रिक्शन इस टाइप से लगा 1 न्यूटन कि उसने खिसकने नहीं दिया, मोशन होने की, रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी बट हो नहीं रहा है। तो अभी जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आती है बात, ठीक है। मैंने वैल्यू को, फोर्स की वैल्यू को 2 न्यूटन कर दिया, तो उसने भी, स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू को कितना कर दिया, 2 न्यूटन। यानी ये क्या है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। मैंने 5 न्यूटन कर दिया, अलमीरा अभी भी नहीं खिसकी, यानी उस स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू को कितना कर दिया है, 5 न्यूटन। पर मेरे को गुस्सा आया और मैंने अपनी वैल्यू को 20 न्यूटन कर दिया, तो अलमीरा खिसक गई। यानी मुझे ये चीज समझ में है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, परंतु एक लिमिट तक बढ़ सकता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स उससे ज्यादा हो जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा और ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। आगे बात समझ में। उस समय जो काम करेगा वो करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी जब रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है बट रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस टाइम जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक के बीच वेरी करता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन देखें, रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। समझ में आया। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है जो रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है। रिलेटिव मोशन खत्म करने की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव मोशन खत्म होने करने का मतलब क्या है, या तो दोनों बॉडी साथ में चले या दोनों बॉडीज रेस्ट में रहे, तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। एक हाथ लो, दूसरे हाथ को ऊपर रखो, ऐसे आगे लेके जाओ, ऐसे आगे लेके जाओ, तो ऊपर वाले हाथ पे रगड़ जो लग रही है पीछे लग रही है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन जो पीछे लग रहा है। नीचे वाले हाथ पे जो रगड़ लग रही है वो किधर लग रही है, आगे लग रही है। ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो देखिए नीचे वाले हाथ पे रगड़ आगे लग रही है, ऊपर वाले हाथ पे रगड़ पीछे लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऐसी होती है जो रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहती है। नीचे वाला हाथ रेस्ट में है, ऊपर वाला हाथ आगे जा रहा है, तो ऊपर वाले हाथ पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। क्यों पीछे क्यों लग रहा है, क्योंकि नीचे वाला तो रेस्ट में है, ऊपर वाला आगे जा रहा है, तो नीचे वाला उसमें फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है कि भैया मैं तो रेस्ट में हूं, तू भी रेस्ट में हो जा, तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने पीछे लगाया। नीचे वाला हाथ रेस्ट में है, ऊपर वाला आगे जा रहा है, तो नीचे वाले हाथ पे फ्रिक्शन किधर लगा रहा है, आगे की तरफ। यानी ऊपर वाला हाथ आगे जा रहा है, नीचे वाले को बोल रहा है भाई मैं चल रहा हूं, तू भी मेरे साथ आगे चल, इसलिए आगे फोर्स लगा रहा है ताकि रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऐसी होगी तो रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहती है। यानी या तो अगर एक बॉडी रेस्ट में तो दूसरी बॉडी भी उसके साथ रेस्ट में रहे, और अगर एक बॉडी मोशन कर रही है तो दूसरी बॉडी भी सेम डायरेक्शन में उसके साथ मोशन करे, तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी थी बट रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा था वो क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा था वो था स्टैटिक फ्रिक्शन।
और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपनी मिनिमम वैल्यू यानी 0 से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में मूव करेगी। जैसे हमने अलमीरा को खिसकाया 1 न्यूटन, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी नहीं खिसकी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कितना जनरेट हुआ? 1 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स अगर मैंने 2 न्यूटन लगाया, अलमीरा अभी भी नहीं खिसकी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट हो गया? 2 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अलमीरा अभी भी नहीं खिसकी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 5 न्यूटन। इतना मेरे को समझ में आता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी, देखिए सपोज ये कोई बॉडी है, सॉरी ग्राउंड है, इस पे एक m मास की बॉडी रखी है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, यहां पर बॉडी की आगे जाने की टेंडेंसी हुई। जब बॉडी की आगे जाने की टेंडेंसी हुई तो लोअर सरफेस पे यहां पर एक फ्रिक्शन लगा पीछे, और उसका वैल्यू कितना है? Fs। ठीक है, इस कंडीशन में हमको पता है mg लगेगा ऐसे, और जो ग्राउंड है वो इस पे नॉर्मल लगाएगी ऐसे, पक्की बात है। तो अगर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है Fs मैक्स, वो होती है म्यू एस इंटू एन। Fs मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन। इस म्यू एस को हम लोग बोलते हैं, इस म्यू एस को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो नॉर्मल है कांटेक्ट सरफेस, जहां जो सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, उस कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स है। आगे बात समझ में? अगर एक्सटर्नल फोर्स इफ F external is less than Fs max, एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा किसके बराबर हो जाएगा? बताओ, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। वही कंडीशन, जैसे एक अलमीरा है, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन है, अगर मैंने 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट हुआ? 2 न्यूटन। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स Fs मैक्स से कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो यानी यहां से मैं बोल सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या छोटा हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वेरी करती है। अब 0 कैसे? यार एक बात बताओ, अलमीरा जमीन पे खड़ी हुई थी, जब अलमीरा जमीन पे खड़ी हुई थी तो अलमीरा के इधर उधर भाग रही थी क्या? जब अलमीरा इधर उधर नहीं भाग रही थी तो ऑब्वियसली बात है उसमें नेट फोर्स 0 था, तो उस टाइम बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसमें नेट फोर्स 0 था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कितना था? 0 ही था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके Fs मैक्स के बीच में वेरी कर सकती है। यह है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरी चीज समझिए फटाफट, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरी चीज समझिए फटाफट, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए, अभी एक्सटर्नल फोर्स सपोज Fs मैक्स से ज्यादा है, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी है, बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, तो उस टाइम दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, जो रगड़ लग रही होगी, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। उस टाइम हम लोग उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू के इंटू एन। क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन। और जो म्यू के हो जाएगा वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आती है बात? ये नॉर्मल सी बात है। चलिए एक सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। देखिएगा, आपके पास सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, आपके पास सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है? m। ठीक है, यहां का ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो क्या है? म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? म्यू के। आप क्या कर रहे हैं? आप इस थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इस थीटा को धीरे 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 इंक्रीज करते जाना है, तो इस बॉडी की नीचे भागने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी।
तो थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जब तक ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा वेज के रेस्पेक्ट में। बट थीटा को उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको बोला थीटा का वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, थीटा का वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए बॉडी रेस्ट में रहे। समझ में आया? क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है मैक्सिमम थीटा फॉर ब्लॉक remains at rest with respect to wedge, remains at rest with respect to wedge। ठीक है, सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम क्या है हमारा? एफबीडी बनाना। मैंने हमेशा बोला है जब भी आपके पास इंक्लाइन प्लेन हो ट्रायंगल क्या ऐसे प्लस बना लो, प्लस बना लो कि चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आपका mg लगा नीचे, ठीक है, आपका नॉर्मल लगा ऊपर, ठीक है, बॉडी नीचे खिसक के आना चाहेगी। जब बॉडी नीचे खिसक के आना चाहेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। मैंने बोला फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। अभी बॉडी रेस्ट में तो कितना लग रहा है? एफएस। आगे बात समझ में? ये एंगल हम लोग को पता है, बार बार कर चुके, थीटा। तो आपका इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। अभी मैं थीटा बढ़ाऊंगा, थीटा बढ़ा रहा हूं तो mg sin थीटा बढ़ता जाएगा, नीचे आने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। उसे रोक के रखने के लिए fs बढ़ता जाएगा, उसे रोकने के लिए fs बढ़ता जाएगा। fs कहां तक बढ़ सकता है? मैक्सिमम वैल्यू तक, जिस थीटा के लिए mg sin थीटा इतना हो जाए कि fs का वैल्यू fs मैक्स हो जाए, तब तक तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। अगर थीटा का वैल्यू उससे ज्यादा हो गया तो एफएस तो रोक के रखने के लिए एफएस मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, तो बॉडी क्या करना लग जाएगी? नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई क्या? तो मैंने बोला पहले तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, सॉरी कोई मोशन नहीं है, तो जो एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। अब अगर मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूं तो थीटा इंक्रीज करते करते एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आ गया। उस पर्टिकुलर वैल्यू तक आने के लिए mg sin थीटा यहां तक अगर रेस्ट में है तो mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? fs मैक्स। यानी mg sin थीटा इतना हो चुका है कि उसे रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है थीटा बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर चुका है, प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ एस मैक्स का वैल्यू यही है और एन का वैल्यू कितना है? mg cos थीटा। तो यहां से mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो थीटा जो हो गया वो हो गया tan इनवर्स म्यू एस। यानी इतने एंगल तक तो ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहेगा। अगर मैंने थीटा को tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा कर दिया, थीटा को tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा कर दिया, तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? ध्यान से समझ लेते हैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर मैंने थीटा को, देखिए क्या किया, tan इनवर्स से ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया? tan इनवर्स से ज्यादा कर दिया। तो देखिएगा फटाफट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू एस, अगर ऐसा होगा तो बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आना स्टार्ट कर देगी, किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आएगी। तो उस टाइम में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और बॉडी का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए। तो नीचे की तरफ उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। पक्की बात है। तो उस कंडीशन में हो जाएगा mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू एम ए। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? म्यू के इनटू एन, और एन का वैल्यू कितना है? mg cos थीटा। तो हो जाएगा म्यू के mg cos थीटा, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो जो a हो जाएगा वो हो जाएगा g sin थीटा माइनस
म्यू के cos थीटा, इतने एक्सेलरेशन से जो बादी है वो नीचे आएगी। आगे बात समझ में? चलिए नीट के कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। क्या करते हैं? नीट के कुछ पीवाईक्यूज, ध्यान दीजिए। इस सवाल को देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है ये सवाल। देखिएगा सवाल कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। A system consists of three masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough horizontal table. ये नीड का PYQ है भाई, ठीक है। The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downwards acceleration of m1. यार यहाँ पे एक तरह से ध्यान दीजिए, इन दोनों को मैं एक ही सिस्टम मान लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मैं एक ही ब्लॉक मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, कुछ अलग अलग फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो मैं इसको एक ही ब्लॉक मान लेता हूं। इस ब्लॉक का मास जो है वो m1 m2 बराबर दिया हुआ है, तो इस ब्लॉक का जो मास हो गया वो कितना हो गया? 2m। आगे बात समझ में? ठीक है, इसका मास हो गया m, हम लोग बोलते हैं यहां पर लगा mg, यहां पर लगा टेंशन t, यहां पर लगा टेंशन t, और एक्सेलरेशन है, क्या बोला है उसने? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पूछा है, तो ऑब्वियस ही बात है इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और वो कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। अरे ये तो आगे जा रहा था, फ्रिक्शन तो इससे पीछे लगेगा ना भाई। क्या कर रही है? फ्रिक्शन पीछे लगा, कितना लगेगा? म्यू एन। अरे इसका डाउनवर्ड्स होगा तभी तो ये आगे आएगा, तभी तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है। तो नीचे लगा 2mg, ऊपर लगा n, तो पीछे लगा म्यू एन यानी म्यू 2mg। मैंने बोला ये बॉडी आगे गई ए एक्सेलरेशन से और ये वाली बॉडी डाउनवर्ड्स गई ए एक्सेलरेशन से, तो मुझे ए फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। तो एफबीडी बना लिया, वो बॉडी जा रही है नीचे, तो उसका नीचे की तरफ इक्वेशन बन गया mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 1। ये बॉडी आगे जा रही है, आगे फोर्स लग रहा है टी, पीछे लग रहा है 2 म्यू mg, तो आगे की तरफ नेट फोर्स बच गया इसका t माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू mg is equal to 2m into a. This is the equation 2. What I have to find? I have to find acceleration. तो मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, टेंशन से टेंशन का सम, तो ये हो गया mg माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू mg इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ma, m हर जगह से काट दो मैं, तो यहां से हो गया g 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3a, तो यहां से एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया g इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऐसा आपका सी ऑप्शन है, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3। ये फ्रिक्शन का इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आपका पी वाई क्यू था नीट का, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। और कोई सवाल? ठीक है, ये एक और नीट का पीवाईक्यू है। सारे नीट के पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं, जो प्रिंटेड क्वेश्चंस है ना, ये सारे नीट के पीवाईक्यू हैं। इस नीट के पीवाईक्यू पे चल लेते हैं फटाफट, देख लीजिए ध्यान से, एकदम हलवा हलवा सवाल होते हैं, ठीक है। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m ये रहा, इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ड C, ये C कार्ड है शोन इन फिगर, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ड इज म्यू। ब्लॉक एंड कार्ड के बीच में, यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है। The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from the falling satisfies, यानी इस कार्ड को मैं आगे की तरफ एक्सेलरेशन इतना दूं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, देखिए समझिए, हाँ सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले फ्रेम एक्सेलरेटेड है, सूडो यूज कर लूं क्या? फ्रेम एक्सेलरेटेड है, क्या करूं? सूडो यूज कर लूं। सूडो यूज करने के लिए मैं इस पे जाकर बैठ गया, बैठते तो खुश हो जाता हूं भाई मैं, है ना। इस पे जाकर बैठ गया, तो यानी इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एम अल्फा यानी एम ए, पक्की बात है। ये वाली सरफेस इस पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगी एंड इधर की तरफ इस पे mg लगेगा इधर, और अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये लगेगा fs, ठीक है, ये लगेगा fs, ठीक है। अब अगर a बढ़ाता जा रहा हूं तो fs, देखो a बढ़ाता जा रहा हूं तो नॉर्मल भी बढ़ता जाएगा,
कुल मिला के एफ एस कहां तक बढ़ सकता है, एफ एस मैक्स तक। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडीशन की मैं बात कर लेता हूं। तो अगर ब्लॉक वहां रेस्ट में रहे इस जगह पे, तो एम जी किसके बराबर होना चाहिए, एफ एस मैक्स के बराबर। तो एम जी जो होना चाहिए वो होना चाहिए एफ एस मैक्स के बराबर। समझ में आ गई, जो एम जी है वो एफ एस मैक्स से बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। आगे बात समझ में, उससे बड़ा हो गया तो बॉडी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से एम जी इज इक्वल टू एफ एस मैक्स यानी म्यू इंटू एन, यानी एम जी इज इक्वल टू म्यू। एन कितना हो जाएगा, एन अभी निकाला मैंने, एन जो हो जाएगा, ये ब्लॉक रेस्ट में है सूडो लगाने के बाद, ये भी रेस्ट में हो गया, तो एन जो हो जाएगा वो एम अल्फा हो जाएगा। तो ये एम अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो जो अल्फा सॉरी एम से एम कैंसिल हो गया, तो अल्फा का वैल्यू जो हो गया वो हो गया जी बाय म्यू। समझ में आ गया, तो अल्फा का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, जी बाय म्यू। ओ ये दिक्कत हो गई क्या, यहाँ पे दिक्कत है क्या, इन्हें दो दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं, इनइक्वलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनइक्वलिटी के साथ काम कर लेते हैं, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। तो यानी जो एम जी है वो छोटा या बराबर होना चाहिए एफ एस मैक्स के, है ना, यानी एम जी छोटा या बराबर होना चाहिए म्यू एन के, यानी यहाँ पे छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जो अल्फा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए जी बाय म्यू के। समझ में आया, समझ में आ गया। अरे देखो ना, जो नीचे खींचने वाला फोर्स है वो एफ एस मैक्स से छोटा होना चाहिए, क्योंकि एफ एस तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, तो एम जी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। ठीक है, तो एम जी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन का वैल्यू रख दिया, तो यहां से अल्फा जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जी बाय म्यू के। आगे बात समझ में, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और सवालों पे चलते हैं नीट के, पक्की बात है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी नीट का पीवाईक्यू, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सुनिएगा सवाल। नीट का पीवाईक्यू है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड, मास दिया हुआ 0.6 kg एंड द ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, ये ट्रक है, ठीक है, इस ट्रक के ऊपर, इस ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, जो ट्रक है वो बेचारा आगे की तरफ भाग रहा है, कितने से भाग रहा है, क्या बोला इसने, द ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझ में है ना, पक्की बात है। ठीक है, और इसका जो मास है वो कितना है 0.6 kg, यानी नीचे लगेगा 0.6 g, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। या ट्रक पे जाकर बैठ जाओ, दिमाग खराब कर रहा है मेरा, ट्रक पर जाकर बैठ जाओ, ट्रक पे जाकर बैठ गए तो सूडो लगा दो पीछे की तरफ, सूडो पीछे की तरफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, सॉरी है ना, अरे एम में होता है, यानी 0.6 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। आगे बात समझ में, ये सूडो लग गया। तो यार ये पक्की बात है, जो फ्रिक्शन लगेगा ये सूडो, ये ट्रक तो रेस्ट में आ गया, ये सूडो उसको पीछे भगाना चाहेगा, पीछे भगाना चाहेगा, तो यहां पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और वो लगेगा एफ एस, कितना लगेगा एफ एस। पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि एफ एस मैक्स कितना है। एफ एस मैक्स जो होता है वो कितना होता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ ही नहीं है क्या, तो ब्लॉक, ठीक है, नहीं दिया हुआ तो पक्की बात है, on the horizontal surface truck a block of mass 1 kg m is moving with acceleration, then the frictional force on the block। यार ये देखना पड़ेगा म्यू कितना दिया हुआ है, अगर सूडो जो है वो एफ एस मैक्स से ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, सूडो जो है एफ एस मैक्स से कम है तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, वो नहीं दिया हुआ तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भैया ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ठीक है, सूडो लग गया, मास लग गया, अरे यार एक मिनट रुको, मास जो है वो 1 kg है, इज प्लेस्ड, अरे ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, सवाल गलत पढ़ लिया हम लोग, मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, मास तो 1 kg है, ये जो है वो म्यू देना चाहिए यार उसे, ये म्यू है, मिसप्रिंट है। टेक टीम को बुलाओ, क्या किया टेक टीम ने, है क्या पूरा सवाल गलत करवा रहे हैं मेरा। ठीक है चलो कोई ना,
देखिए वापस से कर लेते हैं। मास जो है वो ब्लॉक का 1 kg है, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये आपका ट्रक हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मास जो है वो 1 kg है, तो पक्की बात है 1g लगेगा इधर और नॉर्मल लगेगा इधर। ट्रक का एक्सेलरेशन तो सही है ना भाई, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप ट्रक पे जाकर बैठ गए तो इस पे जो सूडो लगेगा, पीछे लगेगा, कितना लगेगा 1 × 5 बोले तो m × 5 न्यूटन, ठीक है। अब ये रेस्ट में है, ये 5 न्यूटन, इसको पीछे धक्का देके लेके जाना चाहेगा, तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा F, उसका वैल्यू देख लेता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं Fs मैक्स कितना होगा। Fs मैक्स होता है म्यू इंटू एन। म्यू दिया हुआ है 0.6, कितना दिया हुआ है 0.6। एन किसके बराबर होगा 1g के, बोले तो 10, बोले तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन। अरे यार बहुत ही आसान सवाल है, ये तो रेस्ट में है, इस ब्लॉक को आगे खींचने वाला फोर्स कितना है 5 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 6 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन 6 न्यूटन तक जाएगा क्या? अरे नहीं जाएगा ना, एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स से कम है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है ना, 6 न्यूटन तक जाएगा ही नहीं मां, वही वाली बात है। तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो ये था आपका एक और नीट का पीवाईक्यू, ठीक है। और कोई नीट का पीवाईक्यू बचा है क्या? चलिए एक और बचा हुआ है, इसे भी देखते हैं। चलिए पढ़िए सवाल को भी पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है सवाल, देखो अच्छे से, देखो बैठना। हाँ क्या बोल रहा है, a 2 kg block, a block of mass 2 kg is placed on inclined rough surface AC, ठीक है दिख रहा है मुझे। AC of coefficient of friction mu, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है वो 1/√3 दिया हुआ है। इफ g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है नॉर्मल चीज है। द नेट फोर्स इन न्यूटन ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन इन न्यूटन ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स चाहिए मुझे। यार मैं देख लूं कि रेस्ट में है या नहीं है। अगर ये यहां पर रेस्ट में है तो नेट फोर्स पता चल जाएगा मेरे को, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। नहीं होगा तो नीचे आएगा, क्योंकि mg लगेगा इधर, mg cos थीटा को नॉर्मल बैलेंस करेगा, mg sin थीटा लगेगा नीचे और म्यू एन लगेगा ऊपर, है ना। तो यहां पे पक्की बात है इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ क्या लगेगा mg sin 30, और इधर की तरफ लगेगा एफ एस लगेगा। देख लेते हैं ना, एफ एस मैक्स का वैल्यू देख लेंगे अभी अपन, ठीक है। एफ एस मैक्स का वैल्यू देख लेंगे, म्यू दिया ही रखा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी अपन ने निकाला था थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, अभी तो निकाला। अगर इंक्लाइन प्लेन का वो मैक्सिमम एंगल जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट में रहे, तो थीटा का वैल्यू कितना आया था tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया था म्यू एस। यहां पे एंगल कितना है tan 30 इज इक्वल टू म्यू एस होना चाहिए क्या? tan 30 कितना होता है? तो देखो म्यू एस जो है वो ऑलरेडी 1/√3 आ चुका, आ रखा है, सही तो है। यानी ये वही वाली कंडीशन होगी जो हम लोगों ने पढ़ी है, यानी ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो नेट फोर्स कितना होने वाला है 0 होने वाला है। नेट फोर्स कितना होने वाला है 0 होने वाला है, पक्की बात है। तो आंसर है 0। या ऐसा भी देख सकते हैं, देख लो एफ एस कितना है, मास दिया हुआ है क्या, मास दिया हुआ है क्या, नीचे mg sin 30, ऊपर है एफ एस, ठीक है। एफ एस मैक्स देख लेते हैं, वो है म्यू एन, ये पक्की बात है। इधर की तरफ जो लगेगा mg cos 30, इधर की तरफ जो लगेगा वो लगेगा n, तो एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू mg cos 30। म्यू दिया हुआ है कितना 1/√3 दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है, मास 2 दिया हुआ है क्या, ये tan दिया हुआ है क्या, cos 30 कितना होता है भाई √3/2, पक्की बात है। ये गया ये गया ये गया ये गया, यानी एफ एस मैक्स कितना है, एफ एस मैक्स है 10 न्यूटन। एफ एक्स मैक्स कितना है 10 न्यूटन, cos 30 √3/2 होता है ना देवी, हाँ
3/2 बोला तूने, ठीक है। एफ एस मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 10 न्यूटन। नीचे खींचने वाला फोर्स का वैल्यू कितना है? mg sin 30, और mg sin 30 का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। m का वैल्यू कितना है भाई? m का वैल्यू है आपका 2, m का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना हो गया? 1/2, 1/2, तो ये भी कितना आ गया? 10 न्यूटन। यानी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हैं, यानी mg sin 30 इतना है कि वो fs को fs मैक्स तक पहुंचा देगा, और इस कंडीशन तक जो है ब्लॉक है वो रेस्ट में रहेगा। तो ब्लॉक अगर रेस्ट में रहेगा तो एफ नेट जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? 0। एफ नेट होने वाला है वो कितना होने वाला है? 0। इजी क्वेश्चन था, समझ में आया? बहुत ही अच्छी बात। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सामने आपके एक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। जब फ्रिक्शन कर रहे हैं तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को कैसे छोड़ दें? तो सामने एक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है, नीचे एक स्लैब है जिसका मास 40 kg है और ये स्मूथ है। ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 μs है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 है। स्टैटिक 0.6 है और काइनेटिक 0.4 है। 100 न्यूटन फोर्स ऊपर वाले पे लगाया है, 100 न्यूटन फोर्स ऊपर वाले पे लगाया है। जब 100 न्यूटन फोर्स ऊपर वाले पे लगाया है तो आपको बोला दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं या अलग अलग मूव कर रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में मान के चलता हूं लेट बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। तो यार मैंने माना लेट्स बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ सेम एक्सेलरेशन। तो पक्की बात है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम टोटल इंटू ए। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 100। ये हो जाएगा टोटल 50 इंटू ए। तो जो एक्सीलरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। मैं ये भी चेक कर लेता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये पक्की बात है। ध्यान दीजिए यहां पर tan g लगेगा, इधर पक्की बात है। यहां पे लगेगा मैंने बोल दिया n। ये ब्लॉक आगे भागेगा, ये ब्लॉक जो है वो आगे भागा, ये ब्लॉक आगे भागा तो नीचे वाले ने फ्रिक्शन कितना लगाया? पीछे की तरफ। तो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा इधर पीछे की तरफ, मैंने माना वो एफएस है, अभी मैंने माना एफएस है। और इस वाले पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, अभी मैंने माना वो भी एफएस है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो एफएस लगेगा, और अगर ये एफएस एफएक्स मैक्स से छोटा होगा तो हमारी कंडीशन सही होगी, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर लेंगे। बट अगर एफएस जो लग रहा है यानी दोनों को साथ में मूव कराने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो एफएस मैक्स से ज्यादा आ गया, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होगा, वो कंडीशन भी देख लेंगे। तो मैंने बोला एफएस मैक्स का एफएस मैक्स कितना होगा? तो एफएस मैक्स होगा इन दोनों के बीच में एफएस मैक्स वो होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है बेटा? 0.6, और ये नॉर्मल किसके बराबर है? 10g के बराबर, यानी ये हो जाएगा 100, यानी ये होगा 60 न्यूटन। ये एफएस मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इन दोनों के बीच में अगर साथ में मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन 0 है, तो मैक्सिमम स्टैटिक कितना जनरेट हो सकता है? 60 न्यूटन, इससे ज्यादा जनरेट नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? अब अगर ऐसा है तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए मैं बात करूं, ऊपर वाला ब्लॉक 100 से आगे, 100 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है और एफएस लग रहा है पीछे, और ऊपर वाला ब्लॉक भी कितने से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। तो यानी अगर मैं अपर ब्लॉक की बात करूं, क्या करूं मैं एफएस का वैल्यू निकाल रहा हूं अभी, यानी इस एक्सेलरेशन के लिए एफएस कितना होना चाहिए कि साथ में मूव कर पाए। आगे बात समझ में? तो ऊपर वाले पे 100 फोर्स लगा, इधर 100 माइनस एफएस लगा पीछे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन tan इंटू कितना है बेटा? एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो यानी यहां से जो एफएस आ गया, अरे भाई 100 माइनस 20 कितना आ गया? 80 न्यूटन। क्या देख रहे हो? एफएस जो है वो ज्यादा है किससे? एफएस मैक्स से।
यानी अगर दोनों को साथ में मूव करना है तो उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, और अगर साथ में मूव कर रहे हैं उनका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 80 न्यूटन। बट हमारे पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मात्र 60 न्यूटन। तो मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। यानी एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होगा। आगे बात समझ में? चलिए अब देखें, तो वापस काम कर लेते हैं। इस बार अब क्या करना पड़ेगा? अपर ब्लॉक का बात अलग करना पड़ेगा और लोअर ब्लॉक का बात अलग करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेरा अपर ब्लॉक, यहां पे ये मेरा हो जाएगा लोअर ब्लॉक। ठीक है, अपर ब्लॉक पे मास कितना है बेटा उसका? 10 kg। इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। ये ब्लॉक आगे भागा तो इस बार इस पे एफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एफ के लगेगा। तो इस पे एफ के होगा म्यू के इंटू एन, ये लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, और ये मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना आ गया? a1। कितना आ गया बेटा? a1। तो यहां से जो एफ के आ जाएगा, म्यू के कितना है? म्यू के कितना है बेटा? 0.4 है ना, तो ये हो गया 0.4। नॉर्मल कितना था? नॉर्मल था 10g, बोले तो 100। तो यहां से जो एफ के आ गया वो कितना हो गया? 40 न्यूटन। तो ये ब्लॉक अगर आगे a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो आगे फोर्स 100 न्यूटन है, पीछे फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। तो इसका 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 a1, तो यानी कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 10 a1। तो जो a1 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 लिया होगा उसने। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक की बात मैं करता हूं। नीचे वाले ब्लॉक पे एफ के अब आगे लगेगा। अरे ऊपर वाले पे एफ के पीछे लगा तो नीचे वाले ब्लॉक पे एफ के आगे लगेगा। एफ के का वैल्यू कितना निकाल चुका हूं मैं? 40 न्यूटन। एफ के का वैल्यू कितना निकाल चुका हूं मैं? 40 न्यूटन। तो भाई इस पे लगा एफ के बोले तो 40 न्यूटन आगे। मास कितना है इसका बेटा? 40 kg। और मैंने बोला इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो कितना है? a2। पीछे की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, तो ये 40 न्यूटन इसे आगे लेके जाएगा। तो यानी 40 इज इक्वल टू 40 a2। पक्की बात है? यानी जो a2 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? पक्की बात है? यही होगा 40 न्यूटन इज इक्वल 40 a2, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो आई होप इस सवाल से आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी। तो ये पूरा का पूरा जो था आपका पूरा एनालिटिकल फ्रिक्शन का हर कॉन्सेप्ट लगभग मैंने कवर कर दिया है। अब आपको मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है।